Hello, dear student, welcome at our YouTube channel Preval Biology. I am Dr. Abhishek Pandey. Today we are discussing about Biology Test Series segment NPT 2 NEET Pattern Test सेकेंड के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल फीचर ऑफ क्रेंज एनाटॉमी ऑफ C4 प्लांट इज। तो एनसीईआरटी बूस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो C4 प्लांट होते हैं उनमें स्पेशल एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस होते समय मेसोफिल सेल में CO2 फिक्सेशन किया जाता है और बंडल सीज सेल वो स्पेशलाइज्ड होते हैं जिससे फोटो रिस्पिरेशन को रोका जा सके। तो रीजन क्या होता है कि इसकी जो सेल्स होती हैं बंडल सीज सेल की, ठीक है, इसकी सेल्स में आपने देखा होगा इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाते हैं, गैसियस एक्सचेंज के लिए इम्परमेबल सेल्स होती हैं, ठीक है, और एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाने से एक फीचर इसमें ये होता है कि इसमें केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, जिससे पीएच सेकेंड के ना होने से ऑक्सीजन इवॉल्व भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर इवॉल्व होता तो कहीं ना कहीं चलने वाली C3 साइकिल बंडल सीज सेल में इसमें फोटो रिस्पिरेशन हो जाता। तो एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट के होने से इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ओनली पीएच सेकेंड फर्स्ट पाया जाएगा, सेकेंड एब्सेंट होगा। तो सेकेंड नहीं तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं, दैट इज जेड स्कीम का चलना नहीं होगा। तो केवल इसमें जो है आप देखेंगे C3 साइकिल चलती है जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट एंड एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इन बंडल सीज सेल एंड ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल, दैट इज द फर्स्ट करेक्ट आंसर इज द जो है ए। याद रखिएगा इसका ए जो फर्स्ट है यही करेक्ट आंसर होता है इसका। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट इन, पहले कहाँ पे दिखाई देगा। तो इस चीज़ को आप देखिएगा मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर जब आपने पढ़ा था, ठीक है, एनसीईआरटी बूस्टर में, तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि नाइट्रोजन और पोटेशियम ये होते हैं मोबाइल एलिमेंट, और जो मोबाइल एलिमेंट होते हैं वो सेंसेंस लीप में उनके सिम्टम पहले दिखाई देते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जब ये सेंसेंस फेज में आने वाले होते हैं उसके पहले ही अपने सारे मोबाइल एलिमेंट को यंगर पार्ट को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसके इसके डेफिशिएंसी सिम्टम पहले दिखाई देंगे सेंसेंस लीप में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। इसमें इसने पूछा है द डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट नॉट ओनली अफेक्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट बट आल्सो वाइटल फंक्शन सच एट फोटोसिंथेटिक एंड माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन फ्लो एमंग द लिस्ट गिवन बिलो व्हिच ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट सेल अफेक्ट मोस्ट बोथ फोटोसिंथेटिक एंड माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है, स्पेशली क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कि टाइम पे फोटोसिंथेटिक एंड माइटोकॉन्ड्रियल में ऐसे कौन से इसमें दिए गए एलिमेंट हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो से, ठीक है। तो अब इन चारों ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो जो डी ऑप्शन है कॉपर, मैग्नीज एंड फेरस, ये तीनों की तीनों एलिमेंट आप देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन फ्लो में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जबकि आपने देखा भी होगा कॉपर इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आपने देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड फोटोसिंथेसिस जब आप देखे होंगे तो वहाँ पे भी आप कॉपर का रोल देखे होंगे कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्लास्टोसाइनिन के बारे में, तो वहाँ पे भी कॉपर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। मैग्नीज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को, तो इसमें जो है आपको बताया गया कि ये फास्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ, फास्फोग्लिसराइड किसका बना होता है। अगर आप चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं ए, बी, सी और डी, तो इसमें आपको ये बात पता चलेगी, आपने इसको भी एनसीईआरटी बूस्टर में देखा होगा, एनसीईआरटी का ही पॉइंट है ये कि जो डी ऑप्शन है कि फास्फोग्लिसराइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टिफाइड विद ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू व्हिच अ फॉस्फेट ग्रुप
इज आल्सो अटैच। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं तो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में आपसे पूछा गया है। फोटोसिंथेसिस वाज गिवन बाय, तो फोटोसिंथेसिस चैप्टर में इसके बारे में भी आपने देखा होगा, TW एंजलमैन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके, ठीक है, ये जो है फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्क्राइब किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ पी माइचेल 1978 एटीपी आर सिंथेसाइज्ड ऑन। सबको आसानी से इसको पता होता है, क्वेश्चन आपने किया भी होगा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस या थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन एक्युमुलेशन होता है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, जबकि अगर क्लोरोप्लास्ट है तो उसमें जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट दैट इज अ प्रोटॉन एक्युमुलेशन होता है ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड। तो वहाँ पे ग्रेडियंट डेवलप होता है ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड एंड स्टोमा के बीच में इन द क्लोरोप्लास्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस और मैट्रिक्स के बीच में प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, जो एटीपी फॉर्मेशन के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। जब हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से दो प्रोटॉन मॉलिक्यूल जाते हैं कहाँ पे, चाहे वो मैट्रिक्स में जाएं चाहे स्टोमा में जाएं, तो एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट ए ऑप्शन। सेवंथ क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो इमेजिन टू सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन व्हिच अलाउ water falls but not sucrose or glucose. The membrane separated a 0.5 molar sucrose solution from ये 0.5 मोलर ये भी होगा ग्लूकोज सॉल्यूशन, ध्यान रखना है यहाँ पे मोलर ध्यान रखिएगा है, ठीक है। विद टाइम हाउ विल द सॉल्यूशन चेंज। तो इसमें आप जैसे देखते हैं तो पहली बात तो ये मेम्ब्रेन कैसी है, नॉट सुक्रोज ना ग्लूकोज परमेबल है, परमेबिलिटी ग्लूकोज सुक्रोज इधर से उधर नहीं आ जा सकता, और दोनों तरफ जो है इनका मोलर कंसंट्रेशन बराबर होने से इसमें ए आंसर इसका सही होगा। नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं होगा, ना इधर से कुछ जाएगा ना उधर से जाएगा, और ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों जो है बराबर कंसंट्रेशन में हैं, इसलिए नथिंग हैपन बिकॉज द टू सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक। दोनों कैसे होंगे, आइसोटोनिक में टू वन अनदर, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे जो है अगर हम लोग देखें जो एथ क्वेश्चन को, तो आठवें क्वेश्चन में आपको बताया गया ये बायोकेमिस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ डीएनए टू बी डबल ड्यूरिंग द सेल इन ग्रोइंग स्टेज, ठीक है। डीएनए डबल कब होता है इसके बारे में आपसे इसमें पूछ रहा है कि बायोकेमिस्ट ने मेजर किया है। तो आपको पता होगा कि यस फेज है सेल साइकिल का, दैट इज द इंटरफेज का यस फेज, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की डबलिंग होती है। तो ये डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एस फेज G1 के बाद आता है और G2 के पहले आता है। तो बिटवीन द G1 एंड G2 फेज डबलिंग ऑफ द डीएनए बिकेम अकर, ठीक है। अब नाइन्थ क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए फ्रॉम पायरुविक एसिड इज द रिजल्ट ऑफ, आपको याद होगा एसिटिल कोएंजाइम ये कब फॉर्मेशन होता है, जब पायरुविक एसिड में, जब मैंने आपको पढ़ा होगा रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन, ठीक है। एनसीईआरटी बूस्टर में आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा, वहाँ पे बताया गया था कि पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ये में जब बदलता है तो वहाँ पे जो है फॉर्मेशन होता है, आपको पता होगा NADH मॉलिक्यूल का, CO2 भी निकलता है, ठीक है, और एसिटिल कोएंजाइम ये का फॉर्मेशन होता ही है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए कि NADH का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और CO2 भी निकल रहा है, तो इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है। तो जब पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ये में बदलेगा तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। 10th क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल बाय ग्लाइकोलिसिस इज नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, दैट इज आपको पता है ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है एटीपी का, ठीक है, जिसमें 2 एटीपी तो डायरेक्टली मिलते हैं, ठीक है, 2 एटीपी डायरेक्टली बनते हैं, जबकि 8 मॉलिक्यूल एटीपी आप कह सकते हैं कि जो है, अब जैसे 2 एटीपी डायरेक्टली इसलिए मैंने बोला क्योंकि टोटल ग्लाइकोलिसिस जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे आपने देखा था कि 4 एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, 2 स्टेप पे एटीपी बना था, तो 2 एटीपी एक पे 2 एटीपी एक पे, और इनमें से 2 एटीपी यूटिलाइज हो जाता है, 2 एटीपी उसमें खर्च हो जाता है जब जो है ग्लूकोज बदल रहा होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फास्फेट बदल रहा होता है फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में,
तो 2 ATP वहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है फास्फोराइलेशन में। तो अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको इससे केवल जो है मिला 2 ATP, ठीक है, कितना मिला 2 ATP डायरेक्ट में आप कह सकते हैं। और जो है 2 मॉलिक्यूल NADH, इसमें 2 मॉलिक्यूल आपको मिले थे NADH के, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से गुजरने के बाद में ये बनाएंगे टोटल 6 ATP। कितने बनाएंगे 6 ATP। तो टोटल गेन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे 2 ATP और 6 ATP, दैट इज टोटल हो जाएंगे नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल बाय ग्लाइकोलिसिस 8 हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सल्फर इज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन, ठीक है। ये आप जो है बुक में मिनरल न्यूट्रिशन में आपने इस पॉइंट को देखा भी होगा। ये इसका आंसर होता है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से भी है, इसमें ऑयल सीड क्रॉप इसका आंसर होता है कि सल्फर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ऐसे जो है क्रॉप में जो ऑयल सीड वाले होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12th क्वेश्चन को, रूट प्रेशर डेवलप ड्यू टू। अब रूट प्रेशर डेवलप क्यों होता है, आपको ये अच्छी तरीके से पता है। जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपको बताया गया था, किसी भी प्लांट के जो है रूट के द्वारा, कोई भी प्लांट है, ठीक है, और इस मान लीजिए कोई ये प्लांट है, याद रखिएगा इस चीज़ को, तो किसी भी प्लांट के जो है रूट के द्वारा, जब यहाँ पे आप देखते हैं कि सॉइल से रूट के द्वारा, मान लीजिए यहाँ पे सॉइल है, तो सॉइल से जो मिनरल्स होते हैं आयन के फॉर्म में, आप बोलते हैं मिनरल्स हैं, इनका एब्जॉर्प्शन होता है रूट के अंदर। कैसा, तो ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो ये जो है जब एक्टिव एब्जॉर्ब होते हैं, ध्यान रखिएगा, तो एक्टिव जब ये एब्जॉर्ब होते हैं तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन से यहाँ पे आप देखेंगे आयन अंदर जाएंगे, तो दैट इज द सॉल्यूट रूट के अंदर ज़्यादा हो गए, वाटर पोटेंशियल कम हो गया, और बाहर से सॉइल से फिर वाटर अंदर जाता है जिससे प्रेशर बढ़ता है। तो रूट प्रेशर डेवलप ड्यू टू, तो आप बोल देंगे ड्यू टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल। जब जो है सॉइल से एक्टिव एब्जॉर्प्शन मिनरल्स का होगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम सॉइल, देन वाटर इंटर्स विद इन सॉइल एंड अ प्रेशर डेवलप। तो इसका आंसर हो जाएगा रूट प्रेशर डेवलप ड्यू टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच इज नॉट अबाउट स्पिरोसोम। स्पिरोसोम के बारे में आप जानते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ये होता ही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज ही होता है, और ये फैट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। फोटो रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व होने वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, माइक्रोबॉडीज है, वो होता है पराक्सीसोम, जबकि यहाँ पे इसने दिया है इन्वॉल्व इन फोटो रिस्पिरेशन, तो इसका जो है ये गलत हो जाएगा, ये इसमें नॉट ट्रू है, इसके लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, द डिजीज रिलेटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिबेडनम इज, ये भी एनसीईआरटी बूस्टर में आपने देखा होगा, वेप्टल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर, ये होता है मॉलिबेडनम की डेफिशिएंसी से, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर आगे जो हम लोग देखते हैं, इन C3 plant the first stable product of photosynthesis during the dark reaction is, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपने देखा होगा कि जो है डार्क रिएक्शन जब हो रही थी एटमॉस्फेयर में से रुबिस्को RUBP से रुबिस्को एंजाइम ने CO2 को, एटमॉस्फेरिक CO2 को बाइंड करके 3-PGA फास्फोग्लिसिक एसिड का फॉर्मेशन किया था। तो इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हो जाएगा 3-फास्फोग्लिसिक एसिड, भी आप आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल फॉर्म ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन इन ब्रेक डाउन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल वाया मैलेट एस्पिरेट शटल। आपको पता है 2 तरीके की शटल सिस्टम चलते हैं, मैलेट एस्पिरेट शटल सिस्टम और ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम। और मैलेट एस्पिरेट शटल सिस्टम में एक्सेप्टर जो मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का है वो NADH होता है, जो NAD प्लस एक्सेप्ट करके NADH मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ATP जनरेशन के टाइम पे लॉस नहीं होता किसी भी ATP का। तो इसमें टोटल मैलेट एस्पिरेट में 38 ATP बनता है, जबकि ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम अगर होता, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम होता तो उसमें 2 ATP का लॉस हो जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स में FAD प्लस एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, जो है साइटोप्लाज्म से NADH से निकला था, तो वहाँ पे 36 ही बनता है। तो मैलेट एस्पिरेट शटल सिस्टम में कितना ATP बनेगा, 38 बनेगा, याद रखिएगा। इस चीज़ को आपको बताया भी गया है जब आप लोग डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे NCERT बूस्टर बुक को। फिर ठीक है, आगे देखते हैं, मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट इज, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होता है, कार्बन। ये जो है मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट होता है जो प्लांट में पाया जाता है, क्योंकि कार्बन इज पार्ट ऑफ प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, वेरियस टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में कार्बन पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लोडिंग ऑफ फ्लोएम इज रिलेटेड टू। अब फ्लोएम की लोडिंग और अनलोडिंग दोनों एक्टिव प्रोसेस है। सीप ट्यूब में कंपेनियन सेल से होकर जब पहुंचता है जो है शुगर, ठीक है, तो ये जो है वहाँ पे शुगर फ्लोएम में बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देगा, और कंजप्शन ऑफ एटीपी, क्योंकि एक्टिव प्रोसेस है तो एटीपी भी यहाँ पे खर्चा होगा, ध्यान रखिएगा। अब जो है इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें आपको बताया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द लिविंग सेल। भाई सेल मेम्ब्रेन ही वो स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन ही वो स्ट्रक्चर है जो आउटर लिमिटिंग बाउंड्री बनाता है प्लांट, एनिमल या ऑल टाइप ऑफ लिविंग सेल में, तो यही कंट्रोल करेगा किसी मटेरियल्स के आने और जाने को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट, ये भी सिंपल ही है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये कन्वर्ट कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ बाई रेडिएशन ऑल नाइट्रोजिनेज एंजाइम आर इनएक्टिवेटेड देन देयर विल बी नो। अगर नाइट्रोजिनेज एंजाइम ही नहीं होगा तो लेग्यूम प्लांट जितने भी होते हैं लेगुमिनस प्लांट, उनमें फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन नहीं हो पाएगा, उसमें फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से ही आपको पता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बदला जाता है अमोनिया में। मिनरल न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन साइकिल में इस रिएक्शन को आपने पढ़ा होगा। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में आपको बताया गया था कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रोजिनेज एंजाइम से, ठीक है, नाइट्रोजिनेज की एक्टिव साइड में बाइंड होके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर्मेशन करता था प्रोटॉन को लेके अमोनिया का, और बदले में वहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी मिलती थी। एक अमोनिया मॉलिक्यूल को बनने के लिए टोटल 8 एटीपी भी लगता था, और 2 अमोनिया मॉलिक्यूल बनेगा तो टोटल 16 एटीपी लगेगा। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजनेज ही नहीं होगा तो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन लेग्यूम में नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आप देखते हैं, व्हिच आर द फॉलोइंग फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर। स्टोमेटल अपर्चर की ओपनिंग के लिए, ठीक है, वहाँ पे जब आप स्टोमेटा देखते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन वाले भी सेलोज माइक्रोफाइब्रिल मिलते हैं और रेडियल ओरिएंटेशन वाले भी सेलोज माइक्रोफाइब्रिल मिलते हैं, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए स्पेशली रेडियल ओरिएंटेशन वाले सेलोज माइक्रोफाइब्रिल इन्वॉल्व होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है नीट 2017 में भी आपने देखा था, जिसमें आपको रेडियल ओरिएंटेशन के बारे में बताया गया था। ठीक है, ध्यान रखते हैं आगे, Which of the following does not require carrier molecule during transport through cell membrane। ठीक है, कैरियर यहाँ पे आपसे कह रहा है कैरियर मॉलिक्यूल को जरूरत किसकी नहीं है, चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, चाहे सोडियम पोटेशियम पंप या ट्रांसपोर्ट, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होता है। इन सबको जरूरत होती है कैरियर प्रोटीन को, सिंपल डिफ्यूजन को किसी भी कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। आंसर हो जाएगा इसका ए करेक्ट। ठीक है, मिनिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन, मिनिमम फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि ग्रीन प्लांट ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, तो अगर वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो सबसे कम फोटोसिंथेसिस, मिनिमम फोटोसिंथेसिस होगा ग्रीन लाइट से, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन, प्लांट डेफिशिएंट ऑफ एलिमेंट जिंक, सो इट्स इफेक्ट ऑन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। आपको पता है जिंक का इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि इसकी एफिशिएंसी डेफिशिएंसी पे ये जो है बायोसिंथेसिस इफेक्टेड हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, ओनली पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इज कंसर्न विद, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इज कंसर्न विद, केवल जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो वहाँ पे पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो है रिक्वायर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी से डायरेक्टली ये संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, विच एलिमेंट रिलेटेड विद खैरा डिजीज ऑफ पैडी एंड ऑक्सीजन सिंथेसिस। इसका जो है ऊपर वाला क्वेश्चन जो आपने देखा सेम सिमिलर क्वेश्चन मिलता जुलता, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको खैरा डिजीज भी जोड़ दिया गया है, और ऑक्सीजन सिंथेसिस तो आपने ऊपर ही देखा, तो आंसर हो जाएगा जिंक। अगर किसी ने 25 नंबर क्वेश्चन करेक्ट किया होगा तो 27 भी उसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेल्विन केल्विन के बारे में। मेल्विन केल्विन के बारे में पूछा गया है कि बोर्न इन जो है मिनेसोटा इन अप्रैल 1911, रिसीव्ड हिज पीएचडी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। तो किस में उन्होंने पीएचडी ऑब्टेन किया था, ये जो है प्लांट फिजियोलॉजी के स्टार्टिंग पेज पे ही ये होता है। ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर भी थे और केमिस्ट्री से इन्होंने पीएचडी भी ऑब्टेन किया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि 29 क्वेश्चन में
इसमें मैचिंग करना है आपको, मैच कॉलम आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन को आपको मैच करना है। सबको पता होता है थाइलेकोइड जो है ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, क्रिस्टी जो है ये इनफ्लोनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सिस्ट और जो है सिस्टर्नी आप देखेंगे डिस्क शेप, सेकेंड गोल्जी ऑपरेटर सी, और क्रोमेटिन हो जाएगा ये आपका कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का आप बोल देंगे जो है 3, तो फर्स्ट का 3 ये हो गया, फिर सेकंड का जो है आपको मिल गया 4, तो ये जो है 4 हो गया, फिर थर्ड का जो है सेकंड हो जाएगा और फोर्थ का फर्स्ट हो जाएगा। फोर्थ का जो है नहीं, फोर्थ जो है यहाँ पे आप देखेंगे ये आंसर में बता रहा है कि फर्स्ट का हो गया आपका थर्ड, तो फर्स्ट वाला ये थर्ड दे रहा है। थर्ड ये बी सी और डी, जब ऐसे भी क्वेश्चन आए तो चारों ऑप्शन को जरूर मैच करना चाहिए। सेकंड का जो है आपको बता रहा है क्रिस्टी का आंसर होता है इनफ्लोटिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो सेकंड का फोर्थ हो जाएगा, सेकंड का फोर्थ हो जाएगा, और थर्ड का आप देखेंगे सिस्टर्नी का तो फर्स्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्रोमेटिन का सेकंड हो जाएगा, कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा बी, याद रखिएगा। ठीक है, जब कभी भी मैचिंग के क्वेश्चन आए तो आपको चारों ऑप्शन मैच करना चाहिए, अदरवाइज मिलते जुलते ऑप्शन ही मिलते हैं, जिससे इनकरेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें जो है सीधा सीधा पॉइंट है, सब आप जो है इसमें पढ़ चुके हैं। साई एस इज ऑलवेज नेगेटिव, बिल्कुल। वाटर में, प्योर वाटर में अगर हम सॉलिड मिलाते जाते हैं तो उसका पोटेंशियल घटता जाता है, और वही लोअरिंग पोटेंशियल कहलाता है जो है सॉलिड। प्योर वाटर का पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है, प्योर वाटर का पोटेंशियल 0 होता है। कुछ कंडीशन है, आपको पता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए विदाउट एनी प्रेशर, तो जब मैक्सिमम, और वही मैक्सिमम होता है प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल, तो मैक्सिमम जब 0 है तो आप जब उसमें सॉल्यूट डालेंगे और लोअरिंग होगी तो उसी को आप सॉल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, करेक्ट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस, ये भी करेक्ट होता है। ये प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक एज अप्लाइड टू प्योर वाटर, और ये सॉल्यूशन इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीज, ये भी, तो इसका जो है सारा करेक्ट है, डी आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 31 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ये इस बार नीट फेज 2 में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, फास्फेट ग्रेन्यूल और साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ये तीनों जो है होते हैं इंक्लूजन बॉडी। जो पॉलीसोम है ये एमआरएनए और राइबोसोम के मिलने से बनता है, तो इंक्लूजन बॉडी नहीं है। ठीक है, यही नहीं पूछा गया था, नॉट एन इंक्लूजन बॉडी, आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। ठीक है, जबकि ये नीट 2020 का 2020 का इस बार का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देख देते हैं इन वन क्रेब साइकिल द रेड्यूज सबस्टेट प्रोड्यूज आर। वन क्रेब साइकिल जो होता है, ठीक है, अब जैसे क्रेब साइकिल 2 टर्न में चलता है, 1 टर्न में आपको पता है 3 NADH प्लस H प्लस एंड 1 FADH2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर ये 2 टर्न चलेगा तो यहाँ पे ये 6 NADH हो जाएगा और ये टोटल हो जाएगा 2 FADH2, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, डाइबैक डिजीज अकर इन डेफिशिएंसी ऑफ, डाइबैक डिजीज ये कॉपर की डेफिशिएंसी से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन कौन सी करेक्ट हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, ऑक्सीजन कॉज ग्रोथ ऑफ रूट एंड फॉर दैट इट इज वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपेगेशन, ये भी बात सही है। सेकेंड, यूजुअली ऑक्सीजन प्रमोट फ्लोरिंग बट इनहिबिट इन पाइनएप्पल, ये बात गलत है, इनहिबिट नहीं करता, प्रमोट करता है, गलत है, ये गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर मेच्योर फ्रूट एंड लीव्स, ये बात सही है। एट अर्ली स्टेज ऑक्सीजन प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, ये भी बात सही है। ऑक्सीजन प्रिवेंट करता है अर्ली स्टेज में फ्रूट और लीफ ड्रॉप को, लेकिन जो है प्रमोट करेगा जब ये ओल्डर हो जाएंगे, तो ये 3 और 4, थर्ड और फोर्थ दोनों सही है। तो आंसर इसका A B C D, इसमें तो जो है आंसर फिर आपका C भी करेक्ट है और D भी करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें 2 आंसर करेक्ट हैं, याद रखेंगे। फिर ये 35 नंबर क्वेश्चन, ये शॉर्ट द प्लांट वाज गिवन शॉर्टर फोटो पीरियड देन इट्स क्रिटिकल फोटो पीरियड। यहाँ पे आपको बता रहा है कि शॉर्ट डे प्लांट था, उसमें जो क्रिटिकल फोटो पीरियड था उससे कम जो है फोटो पीरियड उसे प्रोवाइड किया गया। द नाइट पीरियड इज इंटरप्टेड बाय फ्लैश ऑफ लाइट, लेकिन नाइट पीरियड को इंटरप्ट कर दिया गया फ्लैश ऑफ लाइट से। अब अगर जो है आप ध्यान रखते हैं कि फ्लैश ऑफ लाइट से जो है इसे इंटरप्ट कर दिया गया, क्रिटिकल फोटो पीरियड से शॉर्टर फोटो पीरियड उसे दिया गया था, शॉर्ट डे प्लांट था, लेकिन इंटरप्ट कर दिया गया फ्लैश ऑफ लाइट, तो उसका जो
उसे जो है जो ज़्यादा डार्क फेज चाहिए था वो कम हो गया क्योंकि उसे फ्लैश ऑफ लाइट मिल गई। और अगर ऐसी कंडीशन होती है कि सार्डे प्लांट को कम फोटो पीरियड चाहिए था और उसे दिया भी गया लेकिन फ्लैश ऑफ लाइट से इंटरप्ट कर दिया गया तो उसका जो डार्क फेज था वो हो गया कम और जो है लाइट फेज लाइट ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया, इसलिए वो फ्लोरिंग जो है नहीं करेगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे नो फ्लोरिंग एट ऑल, क्योंकि वो फ्लोरिंग हम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे जो है लाइट चाहिए थी कम और फ्लैश ऑफ लाइट दे दिया गया, इस कारण से वो फ्लोरिंग नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, विच लाइट इज एब्जॉर्ब बाई कैरोटिनॉइड, कौन सी लाइट कैरोटिनॉइड से एब्जॉर्ब की जाती है? तो वायलेट और ब्लू लाइट, इसको आपको रिमाइंड कर लेना होता है, ये जो है कैरोटिनॉइड एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो सेल साइकिल ऑफ ए ऑर्डिनरी एनिमल सेल, इसका जो है आप देखेंगे कि भाई होता है सिंपली सेल साइकिल में क्या देखते हैं कि 2n जो है इसमें मियोसिस होती है, तो ये हैप्लॉइड सेल्स बन जाती हैं। हैप्लॉइड सेल आपस में फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करके डिप्लॉइड सेल बनाती हैं और डिप्लॉइड सेल फिर माइटोसिस करके डिप्लॉइड बनाती हैं, तो यही एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं इसको हम लोग देखते हैं। थाइलेकोइड ऑफ द ग्रेना, दैट है ग्रेना का थाइलेकोइड है बोथ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड, बिल्कुल सही बात है। अगर ग्रेनल है ग्रेना का है तो थाइलेकोइड पीएस फर्स्ट सेकंड दोनों रखता है। स्टोमल लैमेली मेम्ब्रेन पीएस सेकंड एंड एंजाइम एनएडीपी रिडक्टेज बोथ आर एब्सेंट, ये भी बात सही है। लाइट फेज रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में अकर इन एब्सेंस ऑफ लाइट बाय एप्लीकेशन ऑफ जिबरेलिक एसिड, ये बात इसकी गलत हो जाएगी। लाइट फेज रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होगी, अगर जिबरेलिक एसिड आप डाल देते हैं तो भी नहीं होगा। इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ओनली एटीपी एंड ऑक्सीजन और फॉर्म, ये भी बात हो जाएगी गलत क्योंकि एटीपी तो बनता है बट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन वहाँ पे साइक्लिक में नहीं होता। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये बात सही है, तो इसके 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। अब यहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहले होता है, इसमें दिए गए ऑप्शन में सबसे पहले होता है साइनेप्सिस, ठीक है, जाइगोटिन स्टेज में। साइनेप्सिस के बाद होता है पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर, तो ये हो जाएगा 2 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है जब जो है डिसॉल्यूट हो जाता है, ठीक है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जब डिसॉल्यूट हो जाता है तो ये उसके बाद ही जो है टर्मिनाइजेशन ऑफ द कियाजमेटा देखेंगे, तब होगा, आप देखेंगे। ठीक है, और टर्मिनाइजेशन ऑफ द कियाजमेटा आप देखते हैं कि लास्ट स्टेज जो होती है प्रोफेज फर्स्ट की, वो कौन सी होती है? टायाकाइनेसिस, तो आप देखेंगे ये 4th नंबर पे आएगा, जबकि डिसॉल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ये होता है जो है डिप्लोटीन में, डिसॉल्यूशन डिप्लोटीन ऐसे भी याद रखते हैं। और उसके बाद लास्ट स्टेज में होता है डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम, जो आप जो है देखते हैं डिसजंक्शन लास्ट में, सबसे लास्ट में होगा, आप कह सकते हैं डिसजंक्शन या सेपरेशन, ये एनाफेज फर्स्ट की स्टेज होती है, तो ये हो जाएगा 5th नंबर पे। तो ये 1 C, उसके बाद फिर B, फिर E, फिर आप बोलेंगे A, फिर D, तो आंसर इसमें से हो जाएगा आपका D, ये करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें सारे इवेंट को भी ध्यान रखना है। सिनेप्सिस कब होगा? जाइगोटिन में, क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन में, उसके बाद डिप्लोटीन में डिसॉल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, एंड जो है डायाकाइनेसिस में टर्मिनाइजेशन ऑफ कियाजमेटान, एनाफेज फर्स्ट में डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम, तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस इज इन एसोसिएशन ऑफ, फोटो ऑक्सीडेशन जो होता है वाटर मॉलिक्यूल का वो डायरेक्टली संबंधित होता है पीएस सेकेंड से, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंट्रियोल, सेंट्रियोल अगर है तो इसमें अरेंजमेंट 9+ होता है 0 का। ठीक है, याद रखिएगा, तो आंसर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सीलिया और फ्लैजिला अगर होता तो उसमें 9+2 होता है अरेंजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये 42 नंबर क्वेश्चन, ये सोमैटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द यस फेज, यस फेज इसने कंप्लीट किया। ठीक है, यस फेज कंप्लीट किया, इसका मतलब डीएनए डबल हो गया है, अपने मन में इस चीज को आप रख लीजिएगा। ऑफ इट्स सेल साइकिल एज कंपेयर टू गैमेट ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है, और इसके गैमेट में जो है सेम स्पीसीज में कैसी कंडीशन होगी, तो इसमें जो है इतने क्रोमोसोम नंबर और जो है इसके जो है डीएनए की अमाउंट को पूछा है। तो सोमैटिक सेल मान लीजिए कि ये 2n है, क्या है? 2n है, ध्यान रखते हैं।
ये 2n है। अब 2n से जब यहाँ पे हुआ मियोसिस फर्स्ट, तो मियोसिस फर्स्ट होने पे आपको पता है ये क्या हो गए, n हो गए, क्रोमोजोम नंबर यहाँ पे हाफ हो गया, ठीक है। लेकिन आपको पता है डीएनए, एक चीज को नोटिस करिएगा, डीएनए मियोसिस में भी ओनली 1 टाइम ही डबलिंग होता है, वो भी एस फेज में इंटरफेज की होता है, ठीक है। उसके बाद डीएनए की डबलिंग कभी भी नहीं होती। तो डीएनए का अमाउंट अगर यहाँ पे देखते, अगर ये क्रोमोजोम का देखें, यहाँ पे क्रोमोजोम का अगर आप देखते हैं, कब देखते हैं, क्रोमोजोम का अगर आप देखते हैं कि मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने पे हो गया है 1/2, और डीएनए जो है, जो डीएनए है यहाँ पे भी आप देखेंगे 2 सेल बनी है, तो ये भी हो गया है 1/2। लेकिन जैसे ही फिर आगे अभी जो है होगा मियोसिस सेकेंड वाला, मियोसिस सेकेंड जब होगा तो बेटा यहाँ पे आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा कि क्रोमोजोम, तो यहाँ पे जो क्रोमोजोम है यहाँ पे n ही रह जाता है, ठीक है। कितना रह जाता है, n ही रह जाता है, क्योंकि मियोसिस सेकेंड इज इक्वल टू इक्वेशनल डिवीजन, तो ये बिल्कुल n ही रह जाता है, n दैट इज द 1/2 ही रह जाएगा। जबकि डीएनए का अमाउंट जो है आप देखेंगे, क्योंकि फिर से डबलिंग डीएनए की नहीं हुई है, जो एस पेज में ही हुई थी, तो डीएनए की जो है, अब ये डीएनए टोटल कितने सेल में डिवाइड होगा, टोटल जो है ये 4 सेल में डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हाफ डीएनए ये 4 सेल में जब यहाँ डिवाइड होता है, तो इनिशियल से यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4, याद रखिएगा। तो इसका जो है जो आंसर होगा 2 इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है। ये आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन। 43 में आपसे पूछा गया द प्रोडक्ट ऑफ हिल रिएक्शन, लाइट फेज रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होता है रिएक्शन का। लाइट फेज रिएक्शन में NADPH2 का भी फॉर्मेशन होता है, ATP का भी फॉर्मेशन होता है, और ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। पढ़ा रखा है सब लोगों ने, जेड स्कीम आसानी से ही बता ले जाएंगे। द डिजीज रिलेटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिबेडनम, मॉलिबेडनम की डेफिशिएंसी से होता है विफ्टेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर, इसको पहले भी आप कर चुके हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अकर इन एनाफेज फर्स्ट बट अकर इन एनाफेज सेकेंड, याद रखिएगा एनाफेज फर्स्ट में सेपरेशन या डिसजंक्शन होता है क्रोमोसोम का, जबकि एनाफेज सेकेंड में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर का होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अकर इन एनाफेज फर्स्ट, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होता है, ये काम है एनाफेज सेकेंड का, ठीक है। यहाँ पे डिसजंक्शन होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। जबकि इसके अलावा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, होता है, पोल वार्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है, शुरू होता है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर ये भी जो है होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो एनाफेज फर्स्ट में नहीं होता, जो केवल होता है एनाफेज सेकेंड में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा इसमें रॉन्ग है, ठीक है। अगर आप चारों ऑप्शन को पढ़े होंगे तो इसमें से जो सी ऑप्शन है अगर इसको आप देखें तो फास्फोरस इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये बात तो सही है, ठीक है। ऑल प्रोटीन और सर्टेन न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड अगर है, न्यूक्लिक एसिड अगर है तो सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड में जो है फास्फोरस होता है। न्यूक्लिक एसिड दैट इज न्यूक्लियोटाइड तभी बनेगा जब उसमें फास्फोरस जुड़ेगा, इसलिए जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका हो जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट सी, यहाँ पे ऑल न्यूक्लिक एसिड होता तो ये करेक्ट होता, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी, क्योंकि रॉन्ग पूछा था, सी हो जाएगा। कॉल्चिसिन ये माइटोटिक पॉइजन है, अरेस्ट द सेल डिवीजन इन, ये भी आपको पता होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को ये रोकता है और ये मेटाफेज में अरेस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जो पहला स्टेप है, ठीक है, इसमें अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले जैसे सनलाइट गिरता है क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, ठीक है, PS फर्स्ट या PS सेकेंड दोनों पे, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्साइटेड स्टेज में हो जाते हैं, तो इसका फर्स्ट स्टेज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये डी स्टेज। इसके अलावा उसके बाद में सब होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। फिर द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इज दैट, सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन है, मियोसिस का मेन काम क्या है। सी आंसर को अगर आप सी ऑप्शन को देखते हैं तो मेंटेन द कांस्टेंट क्रोमोसोम, आपने अभी एक क्वेश्चन किया उससे भी आपको पता चला क्रोमोसोम को ये कांस्टेंट करेगा, क्यों, क्योंकि मियोसिस होने पे
क्रोमोसोम नंबर का हाफ हो जाएगा गैमेट में, और जब ये गैमेट आपस में फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाएंगे, इंडिविजुअल बनाएंगे, तो वो फिर से रिस्टोर हो जाएगा और वो जो है हैप्लॉइड फिर डिप्लॉइड में बदल जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर इन टू ये पार्टिकुलर स्पीसीज, क्यों? क्योंकि अगर मियोसिस नहीं होता, तो अगर गैमेट में हैप्लॉइड नहीं होता, हाफ नहीं होता क्रोमोसोम नंबर, और वो डिप्लॉइड ही रह जाता और वो फर्टिलाइजेशन करता, तो नेक्स्ट स्टेज में उसकी 4 जो है यन स्टेज हो जाती, जो एबनॉर्मेलिटी आ जाती। इसीलिए आप कहेंगे ये कांस्टेंट रखता है क्रोमोसोम नंबर को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि 50 नंबर क्वेश्चन, तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड आर नॉट सेंसाइज इन आवर बॉडी। एनसीईआरटी बूस्टर जब हम आपको पढ़ा रहे थे, तो इसेंशियल 10 अमीनो एसिड को याद करने के लिए आपको मैंने एक कोड बताया था, और जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें याद होगा। ठीक है, उसमें आपको कोड में बताया गया था MPTBHILA, और इन वर्ड से हमने टोटल 10 एसेंशियल अमीनो एसिड को बनाया था। ठीक है, मिथियोनिन, फेनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, वैलिन, हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड आर्जिनिन। तो इतने होते हैं इसेंशियल, और जो इसेंशियल होते हैं वो हमारे बॉडी में सेंसाइज नहीं होते, इसेंशियल हैं तभी उनको हम बाहर से एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं। तो फेनाइल एलेनिन इसेंशियल हो गया, और उसके बाद ट्रिप्टोफैन इसेंशियल हो गया, आर्जिनिन इसेंशियल हो गया, और थ्रियोनिन इसेंशियल हो गया, जबकि एस्पेराजिन और ग्लूटामिक एसिड ये दोनों होते हैं नॉन इसेंशियल। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, याद रखिएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब 4 ऐसे इसमें से हैं जो कैसे हैं, आप बोलेंगे इसेंशियल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग, which one of the following बायोमॉलिक्यूल इज करेक्टली करेक्टाइज। इनमें से कौन से ऐसे हैं जो करेक्टली करेक्टाइज होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डी आंसर ही करेक्ट है। लेसिन ये फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, क्यों? क्योंकि पामिटिक एसिड ये जो है सैचुरेटेड होता है, एडेनिलिक एसिड ये जो है एडिनोसिन विद ए ग्लूकोज फास्फेट मॉलिक्यूल नहीं होता, इसमें जो है पेंटोज शुगर होता है, याद रखिएगा। और जो है एडेनिलिक आरएनए का जो है पार्ट है, तो ये हो जाएगा राइबोज शुगर, ग्लूकोज नहीं होगा। एलानिन अमीनो एसिड कंटेन एन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एनीवेयर नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। अल्फा कार्बन पे यानी लगे होते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शन। ये भी जब आप पढ़ रहे थे बायोमॉलिक्यूल चैप्टर, तो वहां पे आपने देखा था ट्रांजिशन स्टेट जब जो है सबस्टेट एंजाइम से जुड़ता है, तो ये ट्रांजिएंट बड़ा कम समय के लिए बनता है और ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर स्टेबल होता तो आगे फिर ये प्रोडक्ट कैसे बना पाता, इसलिए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ए, ट्रांजिएंट क्षणिक है और अनस्टेबल है। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सोपेप्टाइडेज रिक्वायर्ड। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को जरूरत किस चीज़ की होती है, तो जिंक है। ठीक है, इसे एक्टिवेट करता है, याद रखेंगे। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को एक्टिवेट करने वाला जिंक है, इस चीज़ को आप रिमाइंड करके रखिएगा। ठीक है, और भी जितने भी इसमें एलिमेंट आप देखते हैं कि आयरन हो गया, नियासिन हो गया, ये सारे के सारे एलिमेंट, या कॉपर हो गया, इन सबको आपने देखा होगा। ठीक है, अलग अलग एंजाइम को सब जो है एक्टिवेट करने वाले होते हैं, लेकिन इसमें जो है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को जो है एक्टिवेट करने वाला जिंक ही होता है। जबकि कॉपर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज या टायरोसिनेज को एक्टिवेट करता है, याद रखिएगा। अगर हम लोग आयरन की बात करते हैं तो पराक्सीडेज, कैटालेज और एकोनिटेज को एक्टिवेट करता। अगर हम लोग जो है और जितने भी हैं नियासिन तो कोएंजाइम का ही काम करता है, और भी बहुत सारे ऐसे जो है इसमें होते हैं, रिमाइंड करके रखिएगा। तो इसके लिए कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए जिंक हो जाएगा। जिंक इसके अलावा और भी कई एंजाइम को, जैसे कार्बोक्सीलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और एल्कोहल्डिहाइड्रोजिनेज को भी एक्टिवेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया लीव्स अपीयर ग्रीन बिकॉज। आपको शुरू में अभी एक क्वेश्चन आया था, वहां पे मैंने बताया था कि मिनिमम फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में ही होती है, क्योंकि वो सनलाइट जो है ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, याद रखिएगा इस चीज को। 54 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 55। तो इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट कॉज अ ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू लाइट ऑन ओनली वन साइड टू बेंड टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट एज इट ग्रो। ठीक है, व्हाट कॉज, जब आपने देखा था व्हाट कॉज ए ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू द लाइट ऑन ओनली वन साइड टू बेंड टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट एज इट्स ग्रो। तो आपको वहां पे बताया गया था एक चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन का जो एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, कोलियोप्टाइल पे उन्होंने
ऑब्जर्वेशन करके जो है ये कंक्लूजन निकाला था कि वहाँ पे जो है ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है और वो माइग्रेट हो जाता है शेडेड एरिया में। ठीक है, तो जिधर से लाइट आ रही है उसके जस्ट अपोजिट एरिया में अगर यूनिडायरेक्शनल यूनिलैटरल लाइट आ रही तो जिधर से भी लाइट आएगी, जिधर से भी लाइट आएगी याद रखना है उसके जो है अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्यूमुलेशन होगा ऑक्सीजन का, और अपोजिट डायरेक्शन में जिधर एलोंगेशन होगा उधर ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा ग्रोथ होने से आप देखेंगे कि इसमें जो है ये बेंडिंग कर जाएगा उस डायरेक्शन में जिधर से लाइट आ रही होगी। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीजन एक्यूमुलेट ऑन शेडेड साइड स्टिमुलेटिंग ग्रेटर सेल एलोंगेशन दिए, वहाँ पे ज़्यादा सेल एलोंगेशन कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें 56 को, ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजनेज बाई ऑक्सीजन पॉइजनिंग प्रिवेंटेड बाई। सिंपल सी है ये आंसर, सबको पता होता है कि जब रूट नोड्यूल में नाइट्रोजनेज की एक्टिविटी से फॉर्मेशन किया जा रहा था अमोनिया का, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा था, अगर ऑक्सीजन वहाँ जाता तो इसका एक्टिविटी जो है नहीं हो पाती, नाइट्रोजन इनएक्टिवेट हो जाता, इसलिए जो है उसे एक्टिवेट करने के लिए लेग हीमोग्लोबिन उसे जो है ऑक्सीजन को अंदर जाने से रोकता है, सारे ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है बाहर ही। ठीक है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा लेग हीमोग्लोबिन, यही प्रिवेंट करेगा, याद रखेंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट इन कल्चर मीडियम द सूट डेवलपमेंट कैन बी इंड्यूस्ड इन कैलस बाई एडिंग। ठीक है, सूट डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था अगर हाई साइटोकाइन ऑक्सीजन रेशियो होता है तो सूट, लो अगर होता है तो ध्यान रखते हैं उसे रूट डेवलपमेंट होता है। तो सूट पूछा इसलिए जो है इसको हाई साइटोकाइन ऑक्सीजन रेशियो इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें अगर आप देखते हैं द स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा इज अबाउट 10 माइक्रोमीटर, गलत है, बिल्कुल भी गलत है ये। बैक्टीरिया कुड बी एज लार्ज है 3 माइक्रोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर, ये बात सही है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इज ऑस्ट्रिच एग होता है, अगर न्यूरॉन की बात करते तो ये लॉन्गेस्ट होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ह्यूमन आरबीसी आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर होता है, जबकि इसने यहाँ दे रखा है 0.7 माइक्रोमीटर, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका हो गया बी, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 59 क्वेश्चन को बताया गया, इन बैक्टीरिया ऑल लेयर ऑफ सेल एनवेलप परफॉर्म, सारे के सारे लेयर क्या परफॉर्म करते हैं, सबको पता है, आपने पढ़ा भी होगा जो है जब आप पढ़ रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में एनसीईआरटी बूस्टर में, आपको बताया गया था डिस्टिंक्ट फंक्शन इनका होता है और एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ठीक है, जो सेल एनवेलप में आपको तीनों लेयर मिलती हैं बताई गई थी, इसमें जो पहली लेयर थी, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स की, याद होगा आपको किसकी थी, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर थी, और जो दूसरी लेयर होती है वो होती है जो है ग्लाइकोकैलिक्स के बाद में जो लेयर आएगी आप बोलेंगे वो होगा सेल वॉल। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरी लेयर होगी वो होती है सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों डिस्टिंक्ट फंक्शन करती हैं, अपने अपने फंक्शन डिस्टिंक्ट स्पष्ट फंक्शन अलग अलग हैं, बट जब इनका काम आता है प्रोटेक्शन के केस में तो तीनों एक साथ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट के जैसे काम करते हैं। तो सी आंसर होगा इसका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 60, तो सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन, इसमें से कौन सा ऐसा है जो एंजाइम एक्शन के लिए करेक्ट नहीं है। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो इसका जो है पहला आप देखेंगे सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट। ठीक है, ये तो करेक्ट ही है, याद रखिएगा, ये इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में जो आप दूसरा देखते हैं बी आंसर, ठीक है, अगर बी आंसर की बात करते हैं तो बी में जो है आप देखेंगे पूछा नॉट करेक्ट, कह रहा है एडिशन ऑफ लॉर्ड सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट। ठीक है, जब यहाँ पे कम्पिटेटिव इनहिबिशन हो रहा था तो वहाँ पे बताया गया था आपको कि सक्सिनेट अगर हम ज़्यादा मिला देते हैं, लॉट अमाउंट में मिला देते हैं, तो ये रिवर्स हो जाता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा जो इनहिबिशन है, और ये फिर से रिकवर कर लेता है, प्रोडक्ट बनने लगता है। लेकिन यहाँ पे नॉट बोल रहा, इसलिए ये बात इनकी हो गई गलत, और यही आंसर हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा सी और डी ये दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर बाइंड द एंजाइम एट साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट विच बाइंड द सबस्ट्रेट, बिल्कुल सही बात। मेलोनेट इज कम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये तो बी वाले से ही आपको गेस कर सकते हैं। तो ये सब करेक्ट है, लेकिन आंसर आपसे नॉट करेक्ट पूछा था, इसलिए जो है आपका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा बी के अलावा
जो है सब के सब करेक्ट हैं, इस चीज़ को आप रिमाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 61 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट नॉट एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। आपको कोड थी, मैंने इसको बताया होगा, कैल्शियम मैक्रोन्यूट्रिएंट है ना कि माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टडी ऑफ द गिवन फिगर एंड फाइंड द करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इसको अगर आप देखते हैं, ठीक है, इसमें चैम्बर ये है, आपसे बताया गया चैम्बर ए हैज लोअर वाटर पोटेंशियल, ठीक है, ये बात जो है इनकी गलत हो जा रही है, क्योंकि चैम्बर ए में सॉल्यूट कम, इसलिए वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। बी चैम्बर की बात करें, चैम्बर दूसरा क्वेश्चन, चैम्बर ए हैज लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल की बात कर रहा है। सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट के मिलाने पे जितना नेगेटिव आता है वाटर पोटेंशियल, उसी को आप बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। तो बी में सॉल्यूट ज़्यादा हैं तो आप बोलेंगे ये मोर निगेटिव आएगा। अगर ये जो है मोर निगेटिव आएगा इन कंपेरिजन टू ए के, ठीक है, ए की कंपेरिजन में ए आप कह सकते हैं लेस नेगेटिव रहेगा। क्यों लेस नेगेटिव रहेगा? क्योंकि इसमें सॉल्यूट कम है, जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट हो ज़्यादा नेगेटिव, ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है, ये ज़्यादा नेगेटिव होगा और ये कम नेगेटिव होगा, तो आपसे चैम्बर ए में पूछा है लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। तो जबकि जो है अब आप देखेंगे, सपोज करिए मैं एग्जांपल से अगर बता दूं, मान लो यहाँ पे -20 है और यहाँ पे -10 है, क्योंकि ये लेस नेगेटिव, ये ज़्यादा नेगेटिव। अब जो है -20 -10 में ज़्यादा कौन है? तो आप बोलेंगे ये है, तो ये वाले का सॉल्यूट पोटेंशियल हायर होगा, जबकि बी वाले क्वेश्चन में कह रहा है क्योंकि ये ज़्यादा है -20 के कंपेरिजन में, ठीक है, तो लेस नेगेटिव है तो इसका हायर सॉल्यूट पोटेंशियल होगा, जबकि यहाँ ये लोअर कह रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। वाटर विल मूव फ्रॉम चैम्बर बी टू ये, बी से ये नहीं, वाटर पोटेंशियल ए का ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे साइड डब्ल्यू देखें तो ये ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू साइड डब्ल्यू ऑफ बी, तो जो है वाटर का मूवमेंट ए से बी होगा ना कि बी से ए होगा, तो ये भी इनकी बात गलत हो जाएगी। चैम्बर बी हैज लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, बिल्कुल सही बात, ये मोर नेगेटिव है तो यही इसका आंसर हो जाएगा, डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इज, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का मतलब आपको मैंने कई बार बताया है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ट्रांसफर ऑफ फास्फेट ग्रुप फ्रॉम ये सबस्ट्रेट टू एडीपी, बिल्कुल सही बात है, ये आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ग्लाइसिन मेक्स द प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट नोड्यूल टू अदर पार्ट एज, ये भी मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। यूरिट्स होता है, इसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगर देखें 65 नंबर क्वेश्चन, द एनवायरमेंटल कंडीशन दैट फेवर गटेशन, गटेशन आपको पता है तभी होगा जब जो है एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो और सॉइल में मॉइस्चर या वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, तभी गटेशन वाला फिनोमिना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वाया, आप कह सकते हैं लीफ टिप से जो है वाटर का लॉस होना, और ये तभी होता है जब ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो, ठीक है, याद रखिएगा। ये फिर देखते हैं हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन। ये प्लांट शो डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, द मोस्ट प्रोबेबल रीजन। आपने ये भी मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा है कि अगर टॉक्सिसिटी होता है मैग्नीज का तो डेफिशिएंसी सिम्टम हो जाता है आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम का, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ऑक्सीजन विच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ये भी आपको पता होगा, ठीक है, देखा होगा हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में। आगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कॉपर एब्जॉर्ब बाय प्लांट, ये आपको पता है Cu++2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, जिसे आप क्यूप्रिक बोलते हैं, क्यूप्रिक के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, ये नॉर्मल डिप्लॉयड सेल व्हेन इंटर्स इनटू मियोसिस द रिजल्टेंट सेल विल हैव, अगर नॉर्मल डिप्लॉयड सेल है, नॉर्मल डिप्लॉयड सेल है 2n, इंटर्स होता है मियोसिस में, किसमें इंटर हो रहा है? मियोसिस में। जब मियोसिस में ये इंटर करेगा द रिजल्टेंट सेल दैट इज मियोसिस फर्स्ट होगा, उसके बाद 2 हैप्लॉयड सेल बनेगी, और उसके बाद में जब मियोसिस होगा सेकेंड, कौन सा मियोसिस? सेकेंड, तो यहाँ पे 4 सेल बनेगी, और 4 की चारों सेल कैसी होंगी? तो आप बोलेंगे ये चारों सेल होंगी हैप्लॉयड, ठीक है, ये चारों सेल हैप्लॉयड होंगी, इस चीज़ को याद करके रखिएगा।
तो यहाँ पे जब ये चारों सेल हैप्लॉयड होंगी तो इसी बेसिस पे आप देखिए, पहले ऑप्शन कह रहा है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए। नहीं, इसका एक इससे मिलता जुलता आप क्वेश्चन कर चुके हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड 1/4 अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, इस ऐसे जो है क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपने किया है, तो इस बेसिस पे जो है आप इस चीज़ को रिमाइंड कर ले जाएंगे कि इसमें जो है यही हो जाएगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड 1/4 अमाउंट ऑफ डीएनए। डीएनए का अमाउंट कैसा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ऐसी क्वेश्चन एक हम लोगों ने सॉल्व भी किया था कि क्रोमोजोम नंबर वहाँ पे हाफ हो जाएगा, क्योंकि हाफ हो जाता है मियोसिस फर्स्ट में, और उसके बाद जितना रहता है क्रोमोजोम नंबर उतना ही रहता है मियोसिस सेकंड के बाद में, तो हाफ ही रह जाएगा। जबकि डीएनए का अमाउंट, डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार ही होता है इंटरफेज की एस फेज में, तो यहाँ भी 1/4 हो जाएगा, क्योंकि डीएनए यहाँ पे जब 4 सेल बनी तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें जो है अगर देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहला अगर आंसर आप देखें, जिंक इज इसेंशियल फॉर द वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन, इनकरेक्ट आपसे पूछा है। तो इनकरेक्ट अगर आपसे पूछा तो जिंक आयन इज इसेंशियल फॉर द वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, नहीं, यहाँ पे मैग्नीज और क्लोरीन होता है, क्लोराइड होता है इसके लिए, तो इसलिए जो है ये जो है आंसर आपका ए हो जाएगा, जबकि स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। इसके अलावा और जितने भी स्टेटमेंट आप देखते हैं ये बिल्कुल सही है, इस चीज को ध्यान रखिए। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। कंपनसेशन पॉइंट के बारे में पढ़ा होगा, जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इक्वल हो जाता है तो उसे बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। आंसर इसका हो जाएगा ए, इस चीज को आप याद करके रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग अगर देखें यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। 72 का अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो ए आंसर बाइफंक्शनल है, रुबिस्को बिल्कुल बात सही है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को और CO2 को दोनों को बाइंड करा सकता है, 2 एक्टिव साइट होते हैं। इन C4 प्लांट में अगर देखें बी ऑप्शन में, द साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी इन मेसोफिल सेल, ये बात बिल्कुल गलत है, रुबिस्को की एक्टिविटी होती है बंडल सीड सेल में। ठीक है, और ये इनकरेक्ट पूछा था, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा बी। जबकि इसके अलावा इसमें देखते हैं रुबिस्को एक्टिविटी इज ये 5 कार्बन कंपाउंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बात सही है, रुबिस्को एक्शन रिक्वायर ATP एंड NADPH। ठीक है, ये भी बात जो है सही है, रुबिस्को की एक्शन के लिए आगे जो है ग्लूकोज बनाने के लिए ATP NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 73 में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द गिवन ग्राफ करेक्टली। इसमें पहली बात तो सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा है, तो एनर्जी इसका मतलब यहाँ से कुछ एनर्जी निकल गई होगी और एनर्जी निकली, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे एक्जोथर्मिक। ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन है एक्जोथर्मिक, याद रखिएगा। और इसमें बी इन अब्सेंस ऑफ एंजाइम, ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया है एंजाइम ने, तो ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और बी इन अब्सेंस ऑफ एंजाइम, आंसर नंबर हो जाएगा सी इसका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मेक द फॉलोइंग कंसंट्रेशन कंसर्निंग इसेंशियल एलिमेंट एंड देयर फंक्शंस इन प्लांट। तो ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो जो है इसमें जो है मैग्नीज, कोई भी आप एक लेके चल सकते हैं, मैग्नीज फोटोलिसिस ऑफ वाटर कराता है। ठीक है, याद रखिएगा। जिंक अभी की क्वेश्चन भी इस पे किया था। IAA मतलब ऑक्सीजन की सिंथेसिस कराता है। बोरान पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन कराता है, और उसके बाद में आयरन रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। तो 74 का जो आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4। अब देखिए सेकंड और फोर्थ में जो है आपको कंफ्यूजन होगा, जैसे ही बी का आप देखें जिंक का हो जाएगा 4, तो जिंक का जो है ए का हो गया, जो है आपको मिला, ए का आपको मिल रहा है थर्ड, सॉरी ए का मिल रहा है आपको थर्ड, तो ए का आपने मिला लिया थर्ड। ठीक है, और बी का जिंक का आपने मिला लिया फोर्थ, और सी का मिला लिया आपने जो है सेकेंड, और डी का मिला लिया आपने फर्स्ट। तो देखिए इसमें खाली एक ही ऑप्शन जो है इसके जैसा मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं जब केवल एक ही ऑप्शन मैच करते हैं, लेकिन फिर भी सारे ऑप्शन को आपको मैच करने की जरूरत होती है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि डाउट ना रह जाए। ठीक है, 75 देखते हैं, विद रेफरेंस टू द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट इसमें नहीं है। पहला ऑप्शन देखें, लाइट सैचुरेशन CO2 फिक्सेशन के लिए 10% भी फुल है, ये बात बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2
कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन एनहेंस CO2 फिक्सेशन, ये भी बात सही है। C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हाई टेम्परेचर, नहीं ये लोअर टेम्परेचर पे रिस्पॉन्स करता है, ये बात हो जाएगी गलत। टोमेटो इज ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन, ये जो है CO2 इंडिच में, ये बात सही है। तो आंसर आपसे पूछा था कौन सा नॉट करेक्ट है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज आयरन एब्जॉर्ब बाय प्लांट, आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है? अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो फेरिक के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, नोटिस करिएगा इसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं 77, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर केन क्रॉप विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर शुड बी स्प्रेड, इसका आंसर हो जाएगा बेटा जिब्रेलिन, जो आप एनसीईआरटी में भी पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी बूस्टर में भी इसके बारे में आपको बताया गया था, ठीक है, कि 20 टन पर एकड़ जो है इंक्रीमेंट हम करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 78 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट इनटू सॉइल इनटू नाइट्रोजन, आपने जो है पढ़ा होगा डीनाइट्रिफिकेशन में थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास, ये जो है इस प्रोसेस को कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 79, विच एलिमेंट एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, ये होता है कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे भी मैचिंग का क्वेश्चन है, आपको बताना है, ठीक है, करेक्ट मैच के बारे में। एक्टिविटी फंक्शन एंड फाइटोकोम इन्वॉल्व, इसमें देखना है। फ्रूट राइपनिंग, इथेफॉन, ठीक है, एथाइलिन, समझ गए होंगे एथाइलिन गैस का, हर्बिसाइड 2,4-D, बोल्टिंग एजेंट GE3 और स्ट्रेस हार्मोन, ये आपका हो जाता है एब्सिसिक एसिड। तो इसका आंसर 80 नंबर का जो आंसर होगा, ये जो है अगर आप इन सारे ऑप्शंस में आप मैच करते हैं तो इसमें आपका सी आंसर होगा। ए का हो जाएगा 4th, ठीक है, और बी का हो जाएगा 3rd, ठीक है, बी का हो जाएगा 3rd, ध्यान रखेंगे, सी का 2nd और डी का 1st हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में NADPH का फॉर्मेशन होता है, ना कि NADH का, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपको बताया गया है कि इसमें आपको मैच करना है एक्वापोरिन, ठीक है, एक्वापोरिन, एस्पेरेजिन, एस्पेरेजिन तो पता होता है आपका एमाइड होता है, ठीक है, और जो है उसके बाद जो है एक्वापोरिन की बात करें तो ये कैरियर प्रोटीन ही होते हैं। पॉलीपेप्टाइड, एब्सिसिक एसिड, ये कैरोटिनॉइड होता है, और काइटिन ये पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। तो 82 का अगर आप देखते हैं तो इसमें जो है फर्स्ट का हो जाएगा 3rd, ठीक है, और जो ए का 3rd हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1st, बी का अगर आप देखेंगे तो 1st हो जाएगा, सी का 4th हो जाएगा, और डी का हो जाएगा 2nd, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा करेक्ट ए वाला। 83 को देखते हैं, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन 1 टन ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल एज, 1 टन में सबस्ट्रेट लेवल पे 1 ATP बनता है, 2 टन में 2 ATP बनता है इन द फॉर्म ऑफ GTP, जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है ATP में। इस बार नीट 2020 का ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। नेक्स्ट है 84, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन, इंटरमीडिएट स्टेप पे आपने देखा था मैग्नीशियम इसे एक्टिवेट करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को, जिससे पायरुवेट एसिड बदला जाता है एसिटिल कोएंजाइम ये में, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपने देखा भी था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन वाला, तो वहाँ पे एंजाइम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो मैग्नीशियम के द्वारा एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 का, राइबोसोम अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय द हेल्प ऑफ, ये होता है ग्लाइकोप्रोटीन, राइबोपोरिन 1st और 2nd 2 होते हैं, इसको भी आपने देखा होगा, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है, इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन CF0 इज एम्बेडेड which form a transmembrane channel that carries out movement of proton across the membrane through, इसका आंसर होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आपने इसको जो है पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी बूस्टर एंड एनसीईआरटी में, इसके बारे में आपको बताया गया है। 87 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट, आपको पूछना है, बताना है, प्रोटॉन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एक्यूमुलेटेड इन ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड, प्रोटॉन ऑफ एक्यूमुलेटेड, बिल्कुल सही बात है, इस पर हम लोगों ने डिस्कस भी किया था अभी शुरू में, प्रोटॉन थाइलेकोइड के ल्यूमेन में एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। 55 राइबोसोम फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मैमल्स, बिल्कुल सही बात है। प्रोटॉन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक्यूमुलेटेड इन इंटरमेम्ब्रेनरी स्पेस, ये भी बात सही है। NADP रिडक्टेज प्रेजेंट इन ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड, नहीं, ये स्टोमा में पाया जाता है, ठीक है, तो इसीलिए आपका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फिर इन वेसल सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई इज अलाउड फॉर नेचुरल एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल दैट कैन बी प्रेजेंट इन द वेसल एट विच फर्मेंटेशन आर कंटिन्यू, 13% के ऊपर जो है डेथ होने लगती है सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई की, इसलिए जो है वेसल्स में नेचुरली अगर जो है फर्मेंटेशन कराना है
नेचुरल अल्कोहल का, तो मैक्सिमम 13% हो सकता है। अगर इसके ऊपर बनाया जाता है जो अल्कोहल, वो जो है डिस्टिलेशन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है वाटर के मूवमेंट को आपको बताना है। अगर जो है अब वाटर का मूवमेंट डिपेंड करता है, आप चाहे डीपीडी से निकालें चाहे वाटर पोटेंशियल से निकालें। अगर हम लोग यहाँ वाटर पोटेंशियल से निकालते हैं तो वाटर पोटेंशियल जो है साई डब्ल्यू होता है साई एस प्लस साई पी, ठीक है। साई एस यहाँ पे दिया हुआ है, साई पी हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं टर्गर प्रेशर के। तो अगर हम लोग यहाँ पे निकालें तो जो है यहाँ पे जो निकलेगा इन दोनों को ऐड करने के बाद, क्योंकि टर्गर प्रेशर इक्विवेलेंट टू साई पी, तो हम कह सकते हैं साई डब्ल्यू यहाँ जेड वाली सेल का आ जाएगा -40 + 30 आप करेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा ये जो है 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल आएगा -10, y का अगर आप निकालते हैं तो -50 + 20 आप करेंगे तो ये हो जाएगा, रिजल्ट जो मिलेगा आपको माइनस जो है 30, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे x वाले में -30 से आप जो है जब 10 इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका जो है -20। तो अगर आप मूवमेंट देखेंगे कि वाटर यहाँ पे आप देखते हैं कि जो है वो क्या आएगा, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वाटर जो है ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो y का वाटर पोटेंशियल यहाँ पे -30 कम है, y का कम है इन दोनों x और z की सेल से, तो 20 से जो है कम से ज़्यादा की तरफ इधर को आएगा और जो है 10 से भी ये -30 की तरफ आएगा, मतलब ज़्यादा से कम की ओर आएगा। तो ये z से y की तरफ और x से y की तरफ, तो आंसर इसका x से y, z से y की तरफ, तो आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्टेट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्टेट इज ऑक्सीडाइज विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड। इसमें जो है कौन कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होंगे, ठीक है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बिना, विदाउट एनी एक्सटर्नल एक्सेप्टर जो है एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। तो एरोबिक रिस्पिरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें, या फोटो रिस्पिरेशन की बात करते हैं, मतलब इन सब में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला ऑक्सीजन जो बाहर से आता है, जबकि फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो एनारोबिक है, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की जरूरत नहीं पड़ती, तो आंसर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। तो आप लोगों ने सारे जो है क्वेश्चंस को समझा होगा, और अगर जो है इससे रिलेटेड या इसके अलावा भी कोई जो है क्वेश्चंस आपको डिस्कस करना है, ठीक है, तो जो है कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए हमारे जो है कांटेक्ट नंबर पे, जो आपको जो है ग्रुप पे भी मिल जाता है। आप व्हाट्सएप के जरिए भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, या जो चैनल्स में भी जो है आपको जो है ये नंबर मिल जाते हैं, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या ऑफिस पे आके जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर रेगुलर क्लासेस आप नहीं कर रहे हैं और रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं तो आप या तो जो है फ़ोन व्हाट्सएप के जरिए, या तो जो है ऑफिस पे आके आप डाउट को अपने क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके जो है NPT थर्ड जो होगा, ये जो है नीट पैटर्न टेस्ट थर्ड, जो आपके नीट पैटर्न पे ही होता है 90 क्वेश्चन का, यह रेगुलर वे पे होता रहता है आफ्टर 15 डेज। तो नेक्स्ट डेट जो है वो आपको ग्रुप पे अनाउंस किया जाएगा। अगर ग्रुप पे कोई अभी ऐड नहीं है तो मैसेज करके वो हमें अपने नीट ग्रुप पे ऐड हो सकता है, जिसमें फिर जो है जब NPT से थर्ड होगा तो उसके पेपर को हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। तब तक आप जो है अच्छे से टॉपिक को एंजॉय करिए, और जो भी टॉपिक है सबको अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। अगर किसी टॉपिक पे आपको जो है किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि अभी मुझे रिवीजन की ज़रूरत है, तो या तो आप ऑफिस पे आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो है उस टॉपिक से रिलेटेड जो है जो चीज़ें आपको समझना है, पढ़ना है, हमें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताइए, जिससे जो है हम उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको जो है बना के दे देंगे, ठीक है भाई। चलिए तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट जो है टॉपिक को डिस्कस करते समय। बाय, टाटा, थैंक यू।